आज हमारे वीडियो का विषय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इसी से संबंधित है भारत की विदेश नीति और दुनिया के तमाम जो महाशक्तियां हैं उनकी विदेश नीतियां भी इसी से को रिलेटेड हैं। तो आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आज अभ्यास करेंगे। नोट करें कि दक्षिण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दक्षिण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जूलियस नेरेरे। जूलियस नेरेरे थे। जूलियस नेरेरे। हम आप समझ लें कि अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर दो तरह के संवाद दुनिया में हुए। एक तो उत्तर संवाद हुआ, उत्तर दक्षिण संवाद यानी नॉर्थ साउथ डायलॉग, और दूसरा है दक्षिण संवाद। दक्षिण संवाद में खासकर जो विकासशील देश थे उन्होंने आपस में डायलॉग करना शुरू किया कि हम लोग ज़्यादा अधिक जो है विकसित देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि हम सब विकासशील राष्ट्र आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे और इस तरीके से हम अपना विकास सुनिश्चित करेंगे। तो इसमें आपने जो अभी क्वेश्चन नोट किया कि दक्षिण जो आयोग बनाया गया उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये जूलियस नेरेरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कंटेनमेंट पॉलिसी, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंटेनमेंट पॉलिसी का निर्धारण किसने किया? संयुक्त राज्य अमेरिका की कंटेनमेंट पॉलिसी का निर्धारण किसने किया? तो यहाँ हमें याद रखना होगा कि इसमें खास करके दो लोगों का योगदान है। नंबर एक, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ये पॉलिसी निर्धारित की थी, और नंबर दो, जॉर्ज एफ कीनन। इन दो लोगों ने कंटेनमेंट पॉलिसी का निर्धारण किया था। पंचशील से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन पंचशील के सिद्धांतों में नहीं है? नोट करें, निम्नांकित में से कौन पंचशील के सिद्धांतों में नहीं है? तो हम आपने पंचशील के सिद्धांत पर पीछे चर्चा की है, तो विकल्प नोट करें। क्योंकि नहीं है इट मीन्स हमें 3 सही नोट करने होंगे। ए विकल्प लिखें, राष्ट्रीय हितों की रक्षा। राष्ट्रीय हितों की रक्षा, ये सही है। नेक्स्ट है, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए कार्य। शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए कार्य, ये भी सही है। नेक्स्ट विकल्प है, एशियाई राजनीति में वर्चस्व। एशियाई राजनीति में वर्चस्व। और नेक्स्ट विकल्प है, अफ्रीकी एशियाई एकजुटता का उन्नयन। अफ्रीकी एशियाई एकजुटता का उन्नयन। आई थिंक ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये भी सही है।
लेकिन एशियाई राजनीति में वर्चस्व, ये वर्चस्व नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए इसका संबंध पंचशील से नहीं है। एशियाई राजनीति में वर्चस्व। नेक्स्ट है नाभिकीय अप्रसार संधि। नाभिकीय अप्रसार संधि जिस वर्ष में अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई गई थी, किस वर्ष में अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई गई थी? 1995 में, 1995 में बढ़ाई गई थी। निम्नांकित में से कौन जैविक युद्ध का कारक है? निम्नांकित में से कौन जैविक युद्ध का कारक है? यू नो दैट कि एक तो सेनाओं में गन पाउडर के साथ युद्ध, बम, एटम बम के द्वारा युद्ध। इसके बाद आप देखें दूसरा युद्ध जो है केमिकल वार भी होता है और बायोलॉजिकल वार भी होता है। तो प्रश्न ये है कि ये जो बायोलॉजिकल, कौन सा इसमें कारक है? जो विकल्प आपको दिए जा रहे हैं उनमें ये तय करना है कि युद्ध के समय एक राष्ट्र अपने दुश्मन राष्ट्र के अगेंस्ट किस बायोलॉजिकल जो है, यानी एक प्रकार का वायरस, उसका प्रयोग करता है। तो एंथ्रेक्स है, टैबून है, सरीन है और मस्टर्ड गैस है। तो एंथ्रेक्स सही है, नोट करें। एंथ्रेक्स जो है ये जैविक युद्ध का कारक है। भारत के, अगला क्वेश्चन नोट करें, भारत के नाभिकीय सिद्धांत के प्रमुख अवयव हैं। प्रमुख अवयव हैं। देखिए हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है भारत सरकार की, इन विकल्पों पर हमें विचार करना है और फिर ये तय करना है कि हम जो न्यूक्लियर, हमने एटम बम बनाया है, न्यूक्लियर वेपन बनाया है, उसको किस लिए बनाया है ना? तो ए विकल्प है कि पहले प्रयोग नहीं। पहला विकल्प है पहले प्रयोग नहीं। बी है पहले प्रयोग फिर समझौता। सी विकल्प है पहले प्रयोग नहीं तथा विश्वसनीय न्यूनतम भयादोहन। और डी है परस्पर सुनिश्चित विनाश। तो यहाँ हम आप देखें कि पहले प्रयोग नहीं तो है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है विश्वसनीय न्यूनतम भयादोहन, कि न्यूनतम हम भय भी दुश्मन में पैदा करें कि आफ्टर ऑल वो समझ ले कि हमारे पास एटॉमिक पावर है, इसलिए हम पर अटैक ना करे। ठीक है, तो नोट कर लो इस आंसर को कि पहले प्रयोग नहीं, ये हमने बाकायदे अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में डिक्लेयर किया है कि पहले प्रयोग नहीं तथा विश्वसनीय न्यूनतम भयादोहन। विश्वसनीय न्यूनतम भयादोहन। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा आर्थिक समूह नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्रीय आर्थिक समूह नहीं है? तो जाहिर है कि पहले हम लोगों को ये तय करना होगा कि कौन से 3 क्षेत्रीय आर्थिक समूह हैं, फिर इसके बाद उसे बाहर निकालना है जो नहीं है। तो ए है सार्क, बी है नाटो, सी है नाफ्टा और डी है साफ्टा।
इनमें से एक है जो कि क्षेत्रीय आर्थिक समूह नहीं है। यस, तो जाहिर है नाटो नहीं। बाकी सार्क, नाफ्टा, साप्टा, these three are economic organizations and they are regional also। ये क्षेत्रीय भी हैं। सार्क दक्षिण एशिया से जुड़ा हुआ है। नाफ्टा जो है वो नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, और साप्टा ये भी दक्षिण एशिया से जुड़ा हुआ है। तो अब पता ये लगा कि नाटो ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है ये सैन्य संगठन है, और पूंजीवादी राष्ट्रों का सैन्य संगठन है, ये याद रखना है। अगला है कि वैश्विक सोच और स्थानीय अमल की प्रवृत्ति से, वैश्विक सोच और स्थानीय अमल की प्रवृत्ति से सदैव बढ़ावा नहीं मिल सकता है। सदैव बढ़ावा, वैश्विक सोच और स्थानीय अमल की प्रवृत्ति से सदैव बढ़ावा नहीं मिल सकता है। इसमें है ए है सार्वभौमिक संस्कृति के अभ्युदय को, वैश्विक राज्य व्यवस्था के उत्थान को, वैश्विकता की ओर उन्मुख अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवहारों में स्थिरता को। तो इसमें नोट करें कि वैश्विक राज्य व्यवस्था के उत्थान को नहीं मिलेगा बल, वैश्विक राज्य व्यवस्था के उत्थान को। अब हम आप कहेंगे कि आखिर इससे क्यों नहीं मिलेगा। तो आप देखें कि जो वैश्विक हमारी सोच है, हम अंतर्राष्ट्रीय मानवता इत्यादि में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दुनिया के दूसरे देश भी उस तरह का आचरण करेंगे, है ना। और यहाँ पर आप देखें स्थानीय अमल कि अगर हम स्वदेशी और लोकल का गान अलाप करते रहें तो इन दैट केस इससे भी आप देखें वैश्विक राज्य व्यवस्था का उत्थान नहीं होगा। ग्लोबल वर्ल्ड में हमें दूसरों के उत्पाद भी अपनाने होंगे और अपने उत्पाद यूनिवर्सली दुनिया के दूसरे देशों में भी भेजने होंगे। ठीक है भाई, तो ये विकल्प सही था। अगला है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये शायद आपको तैयार भी हो, कि संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की, संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया। संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया। सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया, या ये कहें कि यूएनओ ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब की। तो 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को। और इसीलिए हम 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस हर वर्ष मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति संघ की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है, शांति संघ की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। शांति संघ, पीस एसोसिएशन। अब याद रखें कि यहाँ एक थिंकर का नाम हमें तय करना है जिसने कहा था कि शांति संघ की स्थापना की जाए। तो इसमें हॉन्स जे मॉर्गनथाउ है, जे रोजेनो है, एटी महान है और ई कांट है। तो ई कांट सही है, नोट कर लें। ई कांट ने, और अंडरलाइन कर लें, शांति संघ की अवधारणा, इसकी वकालत जो है ई कांट ने की थी। और ये ई कांट जर्मनी के थे, याद रखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट है, किसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत की नींव रखी? किसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत की नींव रखी? यहाँ हम लोग याद रखेंगे कि ये पॉइंट जो है एज ए सिद्धांत नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इसलिए पूछा जा रहा है कि वो व्यक्ति कौन था पहला जिसने बाकायदे डिप्लोमेसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत की नींव रखी थी। ही वॉज डिप्लोमेट, ही वॉज नॉट थिंकर। वो थिंकर नहीं था, डिप्लोमेट था। ठीक है, तो अब विकल्प हम लोग देखते हैं। वुडरो विल्सन, E.H. कार, बिस्मार्क, रेमांड एरॉन। तो एक व्यक्ति को जाना जाता है कि ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन, और हमारे देश में तो आपको पता है वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, लेकिन जर्मनी में उस व्यक्ति को ये संबोधन दिया गया था और वो था बिस्मार्क। नोट करें, इसका उत्तर है बिस्मार्क। और आपका चूंकि अगर मॉर्गनथाउ दिया होता तो इन दैट केस वी मे बी कन्फ्यूज्ड, हम लोग कन्फ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर याद रखें कि बिस्मार्क ने पहली बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यथार्थवाद यानी रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। नोट करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इसमें विकल्पों पर हम चर्चा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। बी विकल्प है, राजनीतिक पात्रों के रूप में राज्यों का अध्ययन मात्र है, या गैर राज्यीय पात्रों का अध्ययन मात्र है, या संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी विशेष एजेंसियों का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? तो पहला विकल्प सही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राष्ट्र राज्य व्यवस्था का उद्भव कब हुआ? नोट करें कि राष्ट्र राज्य व्यवस्था का उद्भव कब हुआ और किस संधि के द्वारा हुआ? राष्ट्र राज्य व्यवस्था का उद्भव किस संधि से हुआ? इस तरह क्वेश्चन रहना चाहिए था। वेस्टफालिया की संधि से, या पेरिस संधि से, या रोम संधि से, या वर्साय संधि से। तो नोट करें, वेस्टफालिया संधि से राष्ट्र राज्य व्यवस्था का उद्भव हुआ वेस्टफालिया संधि से। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, लिख लो, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है। क्या है ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, या एक अनौपचारिक सहमति है, या एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर बिजनेस ग्रुप है, या एक क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन है? तो जाहिर है एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर बिजनेस ग्रुप है। नोट करें, इसका आंसर है कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर बिजनेस ग्रुप है। यहाँ हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, ये खासकर विकसित देशों में ज़्यादा प्रभावी हैं। अभी हमने भी पहल की है भारत सरकार ने, और हमने तमाम पूंजीपतियों को हथियार गोला बारूद बनाने के ठेके दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, लेकिन हमसे बहुत पहले से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये बाकायदे कैपिटलिस्ट के द्वारा जो है हथियारों को बनाते हैं
और बड़े स्तर पर गोला बारूद और ये हथियार जो है, मिसाइल्स है ना, सैटेलाइट्स, ये बाकायदे दुनिया के तमाम देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। याद रखना, दुनिया में जो भी आप युद्ध देखते हैं वो युद्ध लंबे समय तक जाते हैं। इसके लिए ये इंटरनेशनल सप्लायर्स बहुत जिम्मेदार हैं। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हो, चूँकि इनका मानना रहता है कि जब दुनिया में आग लगेगी तभी हमारे हथियार बिकेंगे। इसलिए ये शांति समझौते की ओर तेजी से आगे नहीं बढ़ते हैं। यूक्रेन संकट आप देखें, अमेरिका बाकायदे इसमें केवल हथियार सप्लाई कर रहा है, जर्मनी भी हथियार सप्लाई कर रहा है, दुनिया के और दूसरे देश भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश ईमानदारी से मध्यस्थता करने का प्रयास नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखें अंतर्राष्ट्रीय संधि न्यायालय पार्ट 1 में स्मार्टफोन टैबलेट में डाटा अपलोड जो किया गया था वो मिसमैच है, तो उसके लिए फॉर्म दे रहा है निकाल के, तुमने भरा था उनके पास है अवधेश के पास, तो जाके हम चेक कर लें, जहाँ गलती है वो सही करें। ठीक है, हम बोल देते हैं, बोलना है ये भी पार्ट 1 में। हाँ, नेक्स्ट क्या नोट किया अभी? अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? नोट करो, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? 2000 में हुई। आंसर लिखें, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में। कहाँ पर हुआ था आयोजित? बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। 1972 में हुए शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? किन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 1972 में हुए शिमला समझौते पर किन्होंने हस्ताक्षर किए थे? उत्तर लिख लें, श्रीमती गांधी तथा भुट्टो। श्रीमती गांधी तथा भुट्टो। हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी तथा भुट्टो के बीच में। नेक्स्ट है, आतंकवादियों के उन्मूलन के लिए स्वात घाटी ऑपरेशन। आतंकवादियों के उन्मूलन के लिए स्वात घाटी ऑपरेशन को कहाँ अंजाम दिया गया था? कहाँ अंजाम दिया गया था? पाकिस्तान में। कहाँ अंजाम दिया गया था? स्वात घाटी ऑपरेशन को पाकिस्तानी फौज ने इसको बाकायदे स्वात घाटी के एरिए में इसको अंजाम दिया था। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत नहीं है? विकल्प आपके सामने है, धर्म,
बी है प्रथाएं, सी है संधियां और डी है न्यायालय। एक पॉइंट है जो स्रोत नहीं है, धर्म नहीं है, बाकी प्रथाएं, संधियां, न्यायालय ये तीनों हैं। ठीक है भाई। तो धर्म जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत नहीं है। तीन अन्य को जरूर नोट कर लेना कि प्रथाएं, संधियां और न्यायालय ये अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत हैं। लिखें, प्रवर्तकों तथा सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। प्रवर्तकों तथा सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो एक साइड हम लोग प्रवर्तक लिख लेते हैं और दूसरे साइड में उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनको लिख लेंगे। तो पहले आप प्रवर्तक लिखें, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन ए। बी है स्टीफेन वॉल्टज, स्टीफेन वॉल्टज। सी है ग्रामसी और डी है मैकिंडर, डी है मैकिंडर। अब हम लोगों को इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उन्हें नोट करना है। तो वुडरो विल्सन के सामने लिखें कि ये उदारवाद और लिबरलिज्म, उदारवाद जिसे अंग्रेजी में लिबरलिज्म बोलते हैं, तो ये उदारवाद के प्रणेता हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट है स्टीफेन वॉल्टज, ये यथार्थवाद से जुड़े हुए हैं। स्टीफेन वॉल्टज का संबंध यथार्थवाद से है। ग्रामसी, ग्रामसी का संबंध मार्क्सवाद से है। याद रखेंगे हम लोग, ये आधुनिक मार्क्सवाद के प्रणेता हैं जिनका नाम है ग्रामसी। कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन ये पुराने मार्क्सवादी हैं और आधुनिक समय में ग्रामसी ने इस बागडोर को आगे बढ़ाया है ना, मार्क्सवाद। फिर है मैकिंडर बचा है। मैकिंडर के सामने लिखना है हार्टलैंड थ्योरी। नोट करें भाई, ये हार्टलैंड थ्योरी के प्रणेता हैं, हार्टलैंड थ्योरी। अच्छा, एशियान के गठन के समय कितने सदस्य देश थे? नोट करें अगला क्वेश्चन। एशियान के गठन के समय कितने सदस्य देश थे? जब एशियान बना तो कितने सदस्य देश थे? केवल 5 सदस्य देश थे। अब हम आपको पुनः एक सूची तैयार करना है। मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, खासकर नेट में और यूपीएससी में। तो जाहिर है ये टिपिकल भी होते हैं और नेट में ज़्यादातर लोगों की हवा ख़राब होती है जहां मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं या कथन कारण वाले क्वेश्चन, ये रॉन्ग बहुत होते हैं। वजह क्या है कि हम अपडेट नहीं होते हैं। तो चलिए हम कुछ लेखक की पुस्तकों के नाम नोट करेंगे। तो पहले थिंकर्स के नाम लिखें। ए है E.H. कार, E.H. कार, ये विचारक हैं। बी लिखें पॉल कैनेडी, पॉल कैनेडी। सी है थुसीडिडेस, थुसीडिडेस। और डी है हेडली बुल, डी है हेडली बुल। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें
कई के नाम सुन करके ही हमारी हवा खराब हो गई, और अगर एग्ज़ाम में इनकी बुक्स आएंगी तो इन दैट केस हम लोग रॉन्ग कर देंगे। तो चलिए E.H. कार की पुस्तक का नाम लिखें, द 20 Years क्राइसिस। द 20 Years क्राइसिस। पॉल कैनेडी की रचना का नाम लिखें, राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। और थुसीडिडेस की रचना का नाम लिखें, हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर। लिखें, हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर। हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर। और हेडली बुल की रचना है, द एनार्किकल सोसाइटी। हेडली बुल की रचना है, द एनार्किकल सोसाइटी। एनार्किकल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को अराजकतावादी मानता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को अराजकतावादी मानता है? विकल्प हैं आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव उदारतावाद, उदारतावाद। तो याद रखना, यथार्थवाद उत्तर है, रियलिज्म या यथार्थवाद। ये आप नोट करें, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक यथार्थवादी विचारधारा का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लेखक यथार्थवादी विचारधारा का नहीं है? कौन सा विचारक है जो यथार्थवादी विचारधारा का नहीं है? तो यहाँ हमें चारों नाम लिखने हैं और फिर जो नहीं है उसे टिक कर देना, जिससे 3 नाम मुझे याद रहें कि इनका संबंध यथार्थवाद से है। तो ए विकल्प है, रीनहोल्ड नीबूहर। रीनहोल्ड नीबूहर। हाँ, रीनहोल्ड नीबूहर। बी विकल्प है, फ्रेडरिक शूमैन। फ्रेडरिक शूमैन। सी विकल्प है, वुडरो विल्सन। और डी विकल्प है, E.H. कार। E.H. कार। ठीक है। तो इसमें वुडरो विल्सन जो है वो उदारवादी हैं, लिबरल हैं। तो बाकी 3 का संबंध जो है यथार्थवादी विचारधारा से है। इसमें मॉर्गेनथाउ जो आपको बहुत प्रिय है वो छूटा हुआ है, ठीक है, तो उसे भी शामिल कर लेना। ठीक है, बाकी ये जो है वुडरो विल्सन ये गलत है, ये उदारवादी है। ठीक है, यस। आपको कभी कभी सीक्वेंस में मिलाने के लिए नाम दिए जाते हैं, तिथियां दी जाती हैं, यूपीएससी में भी दी जाती हैं, नेट में भी दी जाती हैं। और चूंकि हमारी इतनी तैयारी नहीं होती है, हम उन्हें सीक्वेंस में नहीं ला पाते हैं। तो चलिए, एक सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं और वो प्रश्न है महासचिवों के ऊपर। जो हमारा यूएनओ है उसके महासचिव, उनका क्रम कौन सा है?
है ना, इस पर है। तो नोट करें, फर्स्ट है यूथॉन्ट, फिर हम लोग देखेंगे इनको किस क्रम में रखें। महासचिव यूएनओ के, इनको सही क्रम में काला क्रम अनुसार जो है इन्हें अरेंज करना है। फर्स्ट यूथॉन्ट, फर्स्ट है यूथॉन्ट, सेकंड है जेवियर पेरेज डी कोयलर, जेवियर पेरेज डी कोयलर, जेवियर पेरेज, नोट किया भाई, जेवियर पेरेज डी कोयलर। सी विकल्प है बोट्रोस, बोट्रोस यानी बुतरस, बुतरस घाली हिंदी में, और इंग्लिश में अंग्रेज बोलेगा बोट्रोस, बोट्रोस घाली, ठीक है। हम लोग कहेंगे बुतरस, बुतरस गाली, यू नो दैट। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। हाँ, और चौथा है, फोर्थ है कोफी अन्नान, कोफी अन्नान, यस। हाँ, तो अब आप देखिए इसमें जो उत्तर दिए होंगे तो ये इस तरह दिए होंगे कि ये विकल्प है सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर सी विकल्प होगा, बी विकल्प थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। फिर डी विकल्प होगा फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ। तो यू नो दैट। तो जब आपको सीक्वेंस पता होगा तो हम सही अटेम्प्ट कर सकेंगे। वैसे आपको बता दें कि जिस क्रम में मैंने लिखाए हैं उसी क्रम में ये लोग बने हैं, ठीक है भाई। तो उत्तर लिख लें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सीक्वेंस में है चारों, ठीक है भाई। ओके, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने वाले एक्टर्स कौन होते हैं? नोट करें जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने वाले एक्टर्स कौन हैं? मुख्य भूमिका निभाने वाले एक्टर्स कौन हैं? विकल्प दे दें आपको? हाँ, फर्स्ट है देश, फर्स्ट है कंट्रीज, लिख लो फर्स्ट देश। सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संगठन, लिख लिया। सी विकल्प है MNCs, MNCs यानी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और डी विकल्प है स्वतंत्रता आंदोलन, फोर्थ स्वतंत्रता आंदोलन। तो कौन से एक्टर्स हैं इसमें बताएं? नहीं, दो इसमें सही हैं, देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बल्कि याद रखना, मैन एक्टर्स आर कंट्रीज। आफ्टर दैट जब कंट्रीज में भिड़ंत हो जाती है, कन्फ्रंटेशन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल शुरू होता है, जैसे यूएनओ वगैरह का, ठीक है। तो याद रखना, कंट्रीज तो मैन है, दे आर द मैन एक्टर्स। आफ्टर दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट, यस डोंट वरी, अंतिम क्वेश्चन है कि भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि का निष्पादन किस वर्ष हुआ? भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि का निष्पादन किस वर्ष हुआ? हाँ, पहली बार भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि का निष्पादन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1950 में, जब भारत गणतंत्र बन रहा था। एट दैट टाइम पहले हमने अपने पहले पड़ोसी को साधा, और दैट वाज नेपाल, और नेपाल के साथ हमने शांति एवं मैत्री संधि का निष्पादन किया। तो आज के ये जो सारे प्रश्न हैं, ये BA थर्ड ईयर, MA प्रीवियस, MA फाइनल,
यूजीसी नेट, यूपीएससी, इन तमाम प्रतियोगिताओं और इवन जनरल स्टडी के भी कुछ कोर सेक्टर से रिलेटेड हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।